पता नहीं हमारे पूर्वजों के पास ऐसा क्या था जो आज भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बेमिसाल नमूना है। अभी तक तो वैसे आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसी हजारों टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में अभी तक वो भी चुप बैठे हुए हैं। और आज जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा उस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे खुद नहीं देख लेते। हाँ, वैसे मैं भी आपका लाइक मेरी वीडियो पर देखना चाहता हूँ और नीचे कमेंट में पिक मी भी लिख दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप में से एक का कमेंट पिक कर लूंगा। तो चलिए फिर उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली जो चीज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंसानों के जन्म से जुड़ी हुई है और इसको दुनिया भर के इतिहासकार भी वेरीफाई कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर वैज्ञानिकों को छोटे छोटे इंसानों के कई सबूत मिले जो कि अफ्रीका में बने केप टाउन में आज से हजारों साल पहले रहा करते थे। लेकिन अभी तक तो हमें यही पता था कि शुरुआती इंसान नदी के किनारे रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक गुफा मिली जो कि पहले के टाइम में इंसानों का घर हुआ करती थी और ये जगह समुद्र से 400 मील दूर है। और इस गुफा के अंदर वैज्ञानिकों को पत्थरों के औजार मिले और शुतुरमुर्गी के अंडे का खोल भी मिला, जिन्हें काफी समय पहले पानी भरकर उन्हें अच्छे से रखने में इस्तेमाल किया जाता था। और इस गुफा के अंदर जो पत्थरों के औजार मिले वो जिन पत्थरों से बने थे वो अफ्रीका में नहीं मिलते हैं, यानी जाहिर सी बात है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाया गया था। माना जाता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता होगा। और अगर प्रूफ्स के साथ बात करूं तो ये जगह 1,05,000 साल पुरानी है और वैज्ञानिक तब तक के समय के लिए यही मानते आए हैं कि इंसान उस समय केवल पानी के किनारे ही रहा करते थे। यहाँ पर मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला तो ये लोग इस गुफा तक पहुँचे कैसे, और दूसरा ये कि शुतुरमुर्ग के अंडों को उन्होंने किस तरह से संभाल कर रखा कि लाखों साल बाद भी वो सही स्थिति में मिले। आर्किमिडीज को हम उन लोगों के रूप में जानते हैं जो कि हजारों साल पहले भी वैज्ञानिक और इन्वेंटर्स हुआ करते थे। और अब मैं आपको क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज नाम की एक चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसे आयरन हैंड के भी नाम से जाना जाता है और इसे मुख्य रूप से ऐतिहासिक शहर सायरामॉक्स में यूज किया जाता था। जी हाँ, इसे शहर के चारों तरफ बनी हुई दीवार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस टाइम पर भी ये पानी के जहाज को उठा सकता था। इसके आगे लगा हुक बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह से हम आज के मॉडर्न एज में क्रेन्स में यूज करते हैं। और अगर इसमें लगे हुक में कोई जहाज फंस गया तो उसका बचना इम्पॉसिबल हो जाता था। और ऐसे औजारों को आज से करीब 2200 साल पहले प्यूनिक युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। जब रोमन साइराक्यूल्स पर हमला करने आए तो उन्हें ऐसे औजारों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और सिर्फ इसी औजार की वजह से रोमन्स को हार का सामना करना पड़ा। साल 2005 में डिस्कवरी ने इस पर अपनी स्टडी की और बताया कि ये औजार अपने टाइम पर बहुत ज्यादा आधुनिक था। और ऐसे हथियारों को बनाने का उस समय आइडिया कैसे आया होगा ये तो मेरी सोच से परे है। और आर्किमिडीज केवल इकलौता हथियार नहीं था जो उस टाइम पर डेवलप किया गया था, बल्कि उस समय के लोगों ने तो ऐसी भी चीजों को इन्वेंट कर दिया था जो कि दूर चल रहे जहाज को भी आग के हवाले करने में सक्षम थी। जी हाँ, मैं उन्हीं मिरर डिस्क की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम आज के डेट में भी इस्तेमाल करते हैं और ये मानते हैं कि इसे तो आज की डेट में वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया है। जरा सोचिए कि आज से 3000 साल पहले के लोग इतने ज्यादा समझदार थे, उन्हें पता था कि कैसे सूरज की एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और इस हथियार को उन्होंने अपने शहर के चारों ओर लगाया हुआ था, जिसकी मदद से वो दिन में आने वाली दुश्मन जहाजों को तो दूर से ही भस्म कर देते थे। और यहाँ तक उन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाली एक कैनन को भी तैयार किया था। आज की डेट में वैज्ञानिकों को वो मिरर डिस्क भी मिल चुकी है जिन्हें आर्किमिडीज लोगों ने इन्वेंट किया था। लेकिन वैज्ञानिक आज तक उन लोगों के दिमाग को नहीं समझ पाए हैं जो इतनी सालों पहले भी ऐसी चीजों को इन्वेंट कर पाते थे। यहाँ तक कि रोमन से आए लोगों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बोट्स आग पकड़ कैसे रही हैं। जरा सोच कर देखिए कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे। देखिए, न्यूजीलैंड के तट के पास आपको वकारी नाम का एक आइलैंड मिलेगा जहाँ पर आप सरकार की परमिशन के बिना बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी एशियंट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसे हम दुनिया के सामने नहीं पेश कर सकते। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टेक्नोलॉजीज का कुछ हिस्सा आपको दिखाता हूँ। अगर आपने स्टारगेट मूवी देखी है तो ये मशीनें आपको उसी मूवी की मशीन्स की तरह ही दिखेंगी।
अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मशीन्स एलियंस की हैं, लेकिन ये मशीन उनसे कम भी नहीं लगती। आखिर ये मशीन्स थी किसकी और इन्हें बनाया कैसे गया, ये तो अभी तक जानना बाकी है। लेकिन ये माना जाता है कि पहले के टाइम में सल्फर की माइनिंग पर इसे लगाया गया था, जो उस टाइम पर अटूट मात्रा में यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अगर ये मशीन्स इन्हीं काम में यहाँ पर लगाई गई थी, तो आखिर इससे रिलेटेड और औजार यहाँ पर क्यों नहीं मिले। यहाँ तक ये जो आइलैंड है ये ज्वालामुखी के पास ही है, और ये ज्वालामुखी आखिरी बार 1914 में फटा था, जिसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन उसके बाद भी ये मशीन्स बची रह गईं। इस ज्वालामुखी ने यहाँ पर इतनी तबाही मचाई थी कि आज के टाइम पर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये जगह आपको एलियन की दुनिया जैसी लगेगी। क्या आप मुझे अंदाजा लगाकर बता सकते हैं कि ये मशीन्स यहाँ पर कैसे आई? क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक तो इस चीज का जवाब नहीं खोज पाए हैं, तो आप ही लोग वैज्ञानिक बन जाओ। आपको आर्क ऑफ गोबोनेट के बारे में तो जरूर पता होगा अगर आपने बाइबल पढ़ी है, और अगर आप नहीं जानते तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइबल का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। और कई सालों से वैज्ञानिक और खजाना खोजने वाले लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। दरअसल इसके ऊपर हिस्टोरिकल लैंग्वेज हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, और अगर इसके बारे में कोई समझ लेता है तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये कीमती चीज कहाँ रखी हुई है। दरअसल 2018 में नास्टिक कलीम्स नाम का एक टेक्स्ट दुनिया के सामने आया, जिसने हिब्रू के उस मैसेज को पहली बार ट्रांसलेट कर दुनिया को बताया, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये सारा खजाना राजा सोलोमन का है, जिसे बाज और शेर से मिलाकर बने एक जानवर द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। और ये सारा खजाना इजराइल की धरती पर है, और ये तब तक उसकी धरती के नीचे दफन रहेगा जब तक कोई अगला मसीहा पैदा नहीं हो जाता। और कई लोगों ने तो इससे प्रेरित होकर अपना खुद का आर्क ऑफ गोबोनेट बनवाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग इसका करेंगे क्या। और एक चीज ये भी है कि इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये कहाँ है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये इसी दुनिया में कहीं है, लेकिन आज तक हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चाइना में एक ऐसा वेपन तैयार किया गया जिसे आज के AK-47 से कंपेयर किया जाता है, और ये इतना खतरनाक है कि लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला रैपिड फायर वेपन है। तो देख लीजिए ये औजार काम कैसे करता था, और इसके अंदर इतनी ज्यादा फोर्स क्रिएट होती थी कि ये किसी के भी खोपड़ी में छेद कर सकता था। बस शर्त ये थी कि अगर सामने वाला व्यक्ति इस चीज को चलाने में आपसे तेज निकला तो आपकी हार निश्चित है। और हम सब जानते हैं कि चाइना वाले तो हजारों सालों से फुर्ती में कितने आगे हैं, जिसकी वजह से काफी टाइम तक चाइना के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ, और इसे एक इंसान अपने एक हाथ से भी चला सकता था। और अगर आप इसे एक नॉर्मल सा धनुष समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किसी भी धनुष के अंदर 10 बाण रखने वाली कोई मैगजीन नहीं लगाई जाती, लेकिन इसके अंदर ये मैगजीन मौजूद थी। पहले तो इस औजार को काफी सिंपल रखा गया था, लेकिन थोड़ी दिन बाद इसके कई मॉडल्स भी निकाले गए। कुछ में तो एक ही बार में 2-3 तीर भी फायर किए जा सकते थे। अब आप खुद ही सोचिए, एक नॉर्मल धनुष केवल 1 मिनट में 2 ही तीर को फायर कर सकता है, लेकिन ये औजार 1 मिनट के अंदर लगभग 40। अब वैसे तो आज के टाइम पर भी इसे समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिर तब के लोगों ने इसे बनाया कैसे होगा। तो चलिए अब चाइना से बाहर निकलकर वापस इजिप्ट में चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी पुराने व्हीकल के बारे में सोचिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ, वही घोड़े गाड़ी या फिर बैलगाड़ी या फिर वही पुरानी नावें। लेकिन आपके दिमाग में कभी इतनी बड़ी सी शिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आएगा। लेकिन वैज्ञानिकों को आज से 1800 साल पुराना इतना ही बड़ा शिप मिला है, और इसे डेजरेकन टेरिस के नाम से जाना जाता है। और ये जहाज इतना बड़ा है कि कुछ वैज्ञानिक तो इसे मानने से ही इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, ये 130 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 25 मीटर ऊंचा था, और इसे ही दुनिया का सबसे पहला लकड़ी वाला जहाज भी माना जाता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि 2 जहाजों को किसी प्लेटफॉर्म की मदद से जोड़ा गया है। अब मेरा मानना है कि इजिप्ट के लोगों ने इजिप्ट की शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए इस बोट को बनवाया था। लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि इसे किसने बनवाया होगा, और दूसरा ये कि उन्हें कैसे पता था कि इसका शेप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और आखिर उन्होंने इन लकड़ियों को इतने परफेक्ट शेप में काटा कैसे, और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसे लोग चलाते कैसे थे।
और जब मैंने इस पर खुद थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे अपने अंतिम सवाल का भी जवाब मिल गया, और ये जवाब बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था कि इसको चलाने के लिए 3000 लोग लगातार चप्पू चलाते थे। इस चीज को देखकर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। मुझे लगता है आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।